प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर आज एक बार फिर 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको आगे के लिए तैयार रहना होगा। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को 9 राज्यों के डीएम के साथ चर्चा की थी। महामारी के दौरान ये वो पहला मौका है जब प्रधानमंत्री सीधे अलग अलग राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये बेहद अपमानजनक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके साथ राज्य का कोई कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नाराजगी जाहिर की। It was just a casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है। कहना यह है कि वो मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ भाग नहीं लेती और आज मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। कोरोना की जांच के लिए अब लैब जाने की जरूरत नहीं, सरकार ने घर पर ही टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए अब कोरोना की जांच घर में ही करने की इजाजत दे दी है। आईसीएमआर ने आदेश में घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे की एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर घर पर ही संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए जारी नई एडवाइजरी में खास बात यह है कि आप पे घर पर किए गए टेस्ट की रिपोर्ट ऐप के जरिए आईसीएमआर तक पहुंचेगी, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। याद रहे कि इस टेस्ट किट से जो लोग पॉजिटिव आएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं लक्षण वाले मरीज जो इस टेस्ट में नेगेटिव आएंगे उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। घर बैठे कहीं भी हमारी कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव हम क्या है ये जान सकते हैं। किस तरीके से इस किट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जानने के लिए हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर आपको सिम्टम्स हो या आप कोई सिम्टम्स वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो तो आपके लिए ये किट है। एक बार आपने सैंपल ले लिया तो आपको इसे इस बफर ट्यूब में डाल के इसे नीचे दबाकर इसे आपको 10 बार रोल करना है। इसके अंदर डाल के हमें रोल करना जिससे वो मिक्स हो जाए। एक बार आपने कर लिया, यहाँ एक ब्रेकेज पॉइंट होगा जहां आप ये स्वैब को तोड़ सकते हैं। इस कैसेट पे आप इस जो हमने सैंप निकाला है उसके 2 ड्रॉप अपने इस पे कैसेट पे डालेंगे, जिससे हम जान सकेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। 2 ड्रॉप डालते ही आपका ये काम स्टार्ट हो जाता है। और इस कैसेट में पहले सी लाइन है और बाद में टी लाइन है। सी लाइन एक बार आती है, इसका मतलब आपका टेस्ट ठीक परफॉर्म हुआ है। कोरोना संक्रमण पर सरकार की नई एडवाइजरी जारी। सरकार ने कहा 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है कोरोना वायरस, डबल मास्क पहनने से हो सकता है ज्यादा बचाव। सरकार ने आज कोरोना संक्रमण पर नई गाइडलाइन जारी की। सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित शख्स से अब 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है। दावा है कि कोरोना वायरस न सिर्फ ड्रॉपलेट बल्कि एरोसोल के जरिए हवा में फैलता है। सरकार ने कहा कि लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनना चाहिए, इससे ज्यादा बचाव होता है। अगर डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहने और फिर उसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़े का मास्क लगाएं। किसी के पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो वो कॉटन के 2 मास्क पहन सकते हैं।
जिन जगहों पर वेंटिलेशन अच्छा होता है वहां संक्रमण का खतरा कम रहता है। खिड़की दरवाजे बंद कर एसी और कूलर चलाने से वायरस संक्रमण खतरा ज्यादा होता है। कोरोना वायरस जितनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है, उसी हिसाब से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के देश समय समय पर अपनी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव कर रहे हैं। कोरोना के बीच देश में हर दिन ब्लैक फंगस बीमारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों ने कहा केंद्र सरकार इस बीमारी को महामारी घोषित करेगी। कोरोना मरीजों के साथ डायबिटीज से ग्रसित लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है ब्लैक फंगस बीमारी। हाल ये है कि हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकार इस बीमारी को महामारी घोषित कर चुकी है। इन राज्यों के अलावा ब्लैक फंगस के केस मध्य प्रदेश और दिल्ली तक में दर्ज हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसे लेकर एक बैठक भी की। दिल्ली के 3 अस्पतालों में अब इसी ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज होगा। तो म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम पोस्ट कोविड भी आ रही है और ड्यूरिंग कोविड भी आ रही है। कई बार जो है इसके जनरली आप कह लीजिए 2 मेजर एसोसिएटेड हैं। एक तो अगर साथ में डायबिटीज़ हो और ब्लड शुगर डिरेंज्ड हो तो ये हो जाता है, और दूसरा अगर लोगों ने स्टेरॉइड्स खाए हों, खास करके हाई डोज स्टेरॉइड्स खाए हों, तो उससे ये हो जाता है। बिकॉज ये दोनों के दोनों सिचुएशन जो है ये इम्यूनिटी कम करते हैं। ब्लैक फंगस कम इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। बिहार में कोरोना पर अजब राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर कोविड केयर सेंटर बनाया तो सुशील मोदी और तेजस्वी की बहन रोहिणी के बीच में ही जुबानी जंग छिड़ गई। पटना में तेजस्वी के सरकारी आवास पर बना यह वही कोविड सेंटर है जिस पर यहां हंगामा छा है। तेजस्वी ने यह कोविड सेंटर बनवाया तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाए। फिर देखिए तेजस्वी की बहन ने क्या लिखा। आज के बाद से मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचड़ सुशील मोदी तो मुंह थूर देंगे आकर। भाग यहाँ से राजस्थानी मेंढक। सुशील मोदी थेथर है, सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। अब देखिए कैसे सुशील मोदी ने तेजस्वी के परिवार पर हमले किए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई? यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा करने के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने के लिए पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके बाद मानकों का पालन किया जाता। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी रहती है, लेकिन यह पहला मौका है जब लालू की बेटी रोहिणी की सीधे किसी विवाद में एंट्री हुई हो। सरकारी आवास पर कोविड सेंटर विवाद में तेजस्वी यादव ने आज फिर बयान जारी किया और बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब सुशील मोदी ने भी दिया। हम आदरणीय मंगल पांडे जी को भी कहना चाहते हैं, हमें पता है बिना अनुमति के कोई अस्पताल नहीं चला सकता, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है सरकार से कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। अब पता नहीं इन लोगों को कौन सी भाषा समझ में आती है। अगर नहीं चला सकते तो अनुमति दे दीजिए, हम लोग जो है हम ही लोग चलाने का काम करेंगे। ये किसी ने भविष्यवाणी की थी क्या, या आकलन किया था क्या? किसी ने ये भविष्यवाणी की थी क्या कि सेकेंड वेव के अंदर ऐसी स्थिति आएगी और सभी मिलकर इसका सामना करेंगे? इसलिए देखिए, कोई एक राज्य का मामला नहीं है, ये देश के सभी राज्यों का मामला है और ये पूरे देश का मामला है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है, उन हालातों में कोरोना से लड़ने के बहाने ऐसी राजनीति किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। हंगामा खूब हुआ है जब से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि उनके सरकारी आवास पर कोविड केयर सेंटर बना दी गई है। क्या आपको लगता है कि वहां पर लोग जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे? सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है, सोशल मीडिया और मीडिया पे हमने भी देखा है कि कोविड केयर सेंटर खुला है यहाँ पे, लेकिन अभी तक तो कहीं कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। इलाज में हुए खर्च का मुआवजा दिलाने
और महंगाई से लोगों को राहत दिलाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने 2 पन्नों की चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने कोरोना महामारी में लोगों को राहत देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने योगी को सलाह देते हुए कहा है कि इलाज के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं, ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है। महंगाई से राहत देने, स्कूल फीस में छूट और व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत जैसी सलाह प्रियंका गांधी ने दी है। एक और जहां प्रियंका गांधी यूपी सरकार को सलाह दे रही हैं, वहीं यूपी से आई तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और लिखा, गंगा माँ की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। राहुल गांधी का ये तंज उन तस्वीरों को लेकर है जो तस्वीरें यूपी के प्रयागराज सहित गंगा किनारे बसे कई शहरों से आई थी। कोरोना से बचने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए। 45 साल से ऊपर वालों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसमें 1,56,46,450 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कल शाम तक की फिगर ये है। और जहां तक सवाल है 18 साल से लेकर और 44 साल की उम्र वाला, ये भी 23 जिलों में चल रहा है। और जिस दिन हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में होगी, हमारी ये कोशिश होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको चलाया जाए। फिलहाल सभी नगर निगमों में और मंडल मुख्यालयों में और गौतम बुद्ध नगर इसमें 23 मिलाकर चल रहा है। गुजरात के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए वाराणसी मॉडल का जिक्र किया। पीएम ने वाराणसी के जिलाधिकारी की भी तारीफ की है। तो आइए जानते हैं क्या है कोरोना से निपटने का वाराणसी का चर्चित मॉडल। टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को पीपीई किट में आप देख रहे हैं, उनका नाम कौशल राज शर्मा है, जो कि वाराणसी के डीएम हैं। जिलाधिकारी की चर्चा इसलिए रही क्योंकि इनके बनाए गए मॉडल ने कोरोना की विकराल होती स्थिति को काबू में किया। पिछले महीने हुआ ये कि जिले में कोरोना के मामले बढ़े तो मेडिकल जरूरत वाली चीजों की ब्लैक मार्केटिंग तेज हो गई। डीएम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया। टीम में इनकम टैक्स, जीएसटी, सप्लाई और पुलिस के बड़े अफसरों को शामिल किया गया। कालाबाजारी, अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने का जिम्मा इन अधिकारियों को दिया गया। टीम को हिदायत दी गई कि न तो एफआईआर होगी और न ही सीज की कार्रवाई। डीएम का मानना था कि अगर अस्पताल को केस मुकदमों के चक्कर में फंसाया गया तो फिर इलाज में दिक्कत आ सकती है। ये मॉडल काम आया और स्थिति सुधरने लगी। यूपी में जब सरकार ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया, उससे पहले ही वाराणसी में लोगों की मदद से लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। डीएम ने व्यापारियों के साथ मीटिंग करके बाजार बंद कराने पर सहमति बनाई। जरूरी सामान की दुकानें भी यहां दोपहर 1 बजे तक बंद हो जाती हैं। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री कार्यालय और यूपी सरकार लगातार वाराणसी के हालात पर नजर रख रहा था। अब पीएम मोदी कल वाराणसी मॉडल से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ शहर के कुछ जाने माने डॉक्टर्स से भी संवाद करेंगे। मुंबई के नजदीक अरब सागर में बार्ज जहाज हादसे के जांच के आदेश। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई। बार्ज डूब जाने से 40 से अधिक लोगों की हुई है मौत। 4 दिनों से मुंबई के नजदीक अरब सागर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई के समुद्र में 3 बार्ज जहाज, 1 ऑयल रिग तूफान की चपेट में आ गए थे। अलग अलग 4 घटनाओं में 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई थी। ज्यादातर लोगों को इंडियन नेवी की मदद से बचा लिया गया, लेकिन अब भी कुछ लोग लापता हैं। जबकि बार्ज P305 जहाज के 40 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। अब सरकार इस बात की जाँच करा रही है कि यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले से ही दी थी। ऐसे में समुद्र से जहाज को नहीं निकालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जांच होगी। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने आरोप लगाया है कि इस हादसे के लिए जहाज के कप्तान और जहाज के मालिक जिम्मेदार हैं। P305 जहाज काफी पुराना था और सुरक्षा उपकरण भी इस जहाज पर नहीं थे, इसीलिए इस हादसे में ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। मुंबई समंदर हादसे पर राजनीति शुरू। विपक्ष ने पेट्रोलियम मंत्रालय पर लापरवाही का आरोप लगाया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
मुंबई के समंदर में जहाज पर फंसे 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब इस हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आने वाले ओएनजीसी ने मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज किया, जिससे जहाज समुद्र में फंसा। Definitely it is a responsibility of the ONGC. Definitely it is a responsibility of the Petroleum Ministry. After raising this question, Mr. Dharmendra Pradhan has set up a panel for inquiry of this matter. It's not sufficient. It is a responsibility of the ONGC. Those officers responsible for this incident should be suspended and 304 IPC should be imposed on them. The responsibility have to fix and they must be punished. वही कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने समुद्र के हादसे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है और इस्तीफे की मांग की है। सोमवार को आए ताउते तूफान ने जो तबाही मचाई, उस दौरान मुंबई के समुद्र में 4 जहाज फंसे हुए थे। उनमें से एक P305 पर ओएनजीसी के कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों को बचा लिया गया, लेकिन 35 से ज्यादा कर्मचारियों की इस हादसे में जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, मोदी ने तूफान प्रभावित दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात का हवाई दौरा किया। मोदी ने ताउते तूफान से प्रभावित इलाकों की जानकारी ली और फिर शाम को अहमदाबाद में हाई लेवल मीटिंग की। अब कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने सिर्फ गुजरात का ही दौरा किया, जबकि दूसरे राज्य भी तूफान से प्रभावित हैं। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ताउते तूफान से नुकसान 5 राज्यों को हुआ है, लेकिन पीएम ने केवल गुजरात का दौरा किया और मदद की घोषणा की। ये बाकी के राज्यों के साथ भेदभाव नहीं है क्या? इन राज्यों की प्रभावित जनता के प्रति पीएम की कोई जवाबदारी नहीं है क्या? कल प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा कर राज्य के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, जबकि ताउते तूफान की वजह से महाराष्ट्र को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। समंदर में जहाज पर फंसकर यहां 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ताउते तूफान ने राजस्थान के कई जिलों में मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद कई शहरों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। गलियों में बहता पानी मानो ऐसा लग रहा है जैसे नदी रास्ता बदलकर शहर की गलियों में बह रही है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर रेगिस्तान के राज्य राजस्थान की है। मंगलवार रात से ही राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और ये तस्वीर उसी बारिश के बाद राज्य के डूंगरपुर जिले की है। गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के एक और बांसवाड़ा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के पानी का प्रचंड प्रहार ऐसा था कि रोड पर लगे बैरिकेड पानी में तैरते हुए बह गए। शहर के रेलवे अंडरपास में 8 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सीकर में रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। ताउते तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में कहर बरपा चुका है। राजस्थान में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। एक तरफ तो कोरोना का कहर, ऊपर से ताउते का तांडव। राज्य में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। फिलहाल सरकार नुकसान का आकलन करने में जुटी है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर खराब मौसम की मार पड़ी है। कई जगह तेज बारिश के बाद बादल फटे तो पहाड़ों पर आफत का सैलाब आ गया। उत्तराखंड के लामबगड़ में तेज बारिश के बाद पहाड़ों पर सैलाब आ गया। देखिए, पानी की तेज धार में हजारों किलो वजनी ट्रक भी बह गया। अब देखिए चमोली के पास बद्रीनाथ हाईवे पर कैसे उफान आ गया। हनुमान चट्टी के पास बेनाकुली की ये भयानक तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के टिहरी में भी खराब मौसम से आफत आ गई। ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पहाड़ टूट गए और रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री में भी कई जगहों पर पहाड़ टूटने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह रास्ते बंद पड़े हैं, तो प्रशासन ने अब इन रास्तों को खोलने का उपाय करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में टूट गया बारिश का रिकॉर्ड। कल दिन से लेकर आज सुबह तक बारिश होती रही। मई महीने में ऐसी बारिश 45 साल में पहली बार हुई। दिल्ली में रात भर रुक रुक कर हो रही बारिश का नतीजा सुबह इस तरह दिखा। धौलकुआं समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया।
दिल्ली के नजफगढ़ में तो बारिश के बीच जमीन धंसने से एक ट्रक फंस गया, जिसे सुबह राहत दस्ते ने क्रेन की मदद से निकाला। दिल्ली के प्रहलादपुर में तो पुल के नीचे इतना पानी जमा हो गया कि कई बड़ी गाड़ियां इसमें फंस गईं। बदले मौसम की वजह से कल दिल्ली का तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि दोपहर होते होते दिल्ली का मौसम फिर सामान्य होने लगा। दिल्ली में अब भले ही धूप निकल आई, लेकिन जाते जाते ताउती तूफान ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश कराकर अपनी ताकत दिखा दी। किसानों के लिए राहत की खबर, नहीं बढ़ेगी डीएपी खाद की कीमत, मोदी सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी। मोदी सरकार के फैसले से किसानों को डीएपी खाद 1200 रुपए प्रति बोरी ही मिलेगी। डीएपी का बाजार भाव पिछले साल 1700 रुपए था और सरकार इस पर 500 रुपए की सब्सिडी दे रही थी। इससे किसानों को खाद की बोरी 1200 रुपए में ही मिल रही थी। लेकिन इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद का दाम 2400 रुपए प्रति बोरी हो गया है। अब सरकार ने 15,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ उठाते हुए किसानों को पुराने दाम पर ही खाद मुहैया कराने का फैसला लिया है। पीएम ने बुधवार को इस फैसले के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें गृह, वित्त और कृषि मंत्री शामिल थे। किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी ने डीएपी पर आज 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। जाहिर है मोदी सरकार ने ये फैसला लेकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। सरकार रसायन उर्वरक पर हर साल करीब 80,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर पर खर्च करती है। किसानों के लिए ये राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त देश में कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति हर ओर चरमराई हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच एक दूसरे पर हवाई हमलों का दौर जारी है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के आतंकी कमांडरों को निशाना बना रहा है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके पर इजराइल के रॉकेट इसी तरह कहर बरपा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ताज़ा हमले में हमास के कमांडर अतर के परिवार को खत्म कर दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के हमास को आतंकी संगठन करार देता है। अब जरा देखिए रात की ये तस्वीरें। आसमान थोड़ी थोड़ी देर में बम के धमाकों और रॉकेट मिसाइलों की आवाज से दहल उठता है। पिछले 2 हफ्तों से इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच ऐसी ही जंग चल रही है। अब तक दोनों तरफ से हजारों रॉकेट दागे जा चुके हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच लड़ाई यूं तो दशकों पुरानी है, मगर इस बार जंग की आग बहुत तेजी से भड़की है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इस संघर्ष को लेकर खासे चिंतित हैं। जापान में ओलंपिक खेलों को टालने की मांग और तेज हुई है, लेकिन ओलंपिक संघ ने अब तक ओलंपिक खेलों को टालने का कोई संकेत नहीं दिया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए मशाल यात्रा की ताजा तस्वीरें हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस कार्यक्रम में काफी बदलाव किया गया ताकि भीड़ ना लगे। ओलंपिक खेल शुरू होने में 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जापान में 80% से ज्यादा जनता खेलों को टालने की मांग कर रही है। जापान के डॉक्टरों ने ओलंपिक आयोजकों को गेम टालने की चिट्ठी लिखकर मांग की है। हालांकि अब तक ओलंपिक संघ ने कोई फैसला नहीं लिया है। कोरोना को देखते हुए ओलंपिक कार्यक्रम में अधिकारियों की संख्या आधी कर दी गई है। जापान में पिछले साल भी कोरोना की वजह से ओलंपिक गेम्स टल गया था और अब भी इस पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जापान में कोरोना के केसेस कम हो गया है, लेकिन लोगों में डर है कि कहीं ओलंपिक खेलों की वजह से इस बार भी कोरोना वायरस जापान में जानलेवा ना हो जाए।